जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज हम उस बारे में बात करेंगे जिस बारे में मैं अपने चैनल में कई बारी वीडियोस बना के करती आई हूं। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग, पाकिस्तान का फैलाया टेररिज्म, आईएसआई और पाकिस्तान टेररिज्म का एक रंग होना, पाकिस्तान में रहते भारत के सीक्रेट एजेंट्स। लेकिन अगर मैं ये सब बातें ऑलरेडी कर चुकी हूं तो आज फिर क्यों? क्योंकि आज हम ये बातें करेंगे एक नए कॉन्टेक्स्ट में, मूवी धुरंधर के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि कई लोगों को परेशानी है कि ये मूवी हेट्रेड फैला रही है, इस्लामोफोबिक है, प्रोपेगेंडा है। पर ये कोई पहली बारी तो हो नहीं रहा जब कोई मूवी क्वेश्चन की गई हो, सही या गलत। तो इस बारी इतना शोर क्यों? क्योंकि ये पहली बारी है जब कोई मूवी विस्पर्स में नहीं, खुल के अपनी बात कह रही है। ये पहली बारी है जब धुरंधर जैसी मूवी दबी आवाज में पाकिस्तान को पड़ोसी देश और को घुसपैठी नहीं कह रही, वो वही कह रही है जो कहना चाहिए। इट्स कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, डायरेक्ट ऑन द फेस। आप ही बताओ, इस मूवी ने ऐसा क्या ही दिखा दिया जिससे हम पहले से वाकिफ नहीं थे? क्या हमें पता नहीं है कि पाकिस्तानी सॉइल में कैसे टेरर नेटवर्क फैला हुआ है, कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कितने ही टेरर अटैक्स में है, कि उनके आईएसआई और टेरर ग्रुप एक साथ काम करते हैं, कि बलूचिस्तान 1948 से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है? और क्या हम ये भी नहीं जानते कि हमारे कितने इंडियन शेर दिल वहाँ कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए भेजे जाते हैं? Come on. We know all of this already, and I too have spoken of all of this just too many times here on my channel. तो propaganda क्या है? Yes, I will come to violence, gore, and the Islamophobic angle as well. But let's go step by step. Chapter 1: Pakistan Terror, a reality. मूवी शुरू होती है IC 814 से, लोकेशन कांधार। ये हाईजैक दिसंबर 1999 में हुआ था, जब जहाज कांधार लेके जाया गया अंडर तालिबान कंट्रोल, जिस कारण भारत को अपनी जेल से 3 छोड़ने पड़े थे। मसूद अजहर, अहमद उमर शहीद शेख, मुश्ताक अहमद जरकार। एक सिंपल गूगल सर्च करके देखिए, जो साफ दिखाता है कि ये हाईजैकर्स कौन थे और कहां से थे। इट क्लियरली टेल्स दे वर पाकिस्तानी। अब मैं बताती हूँ कि इन रिहा किए हुए टेररिस्ट ने आगे जाके क्या क्या किया। मसूद अजहर पाकिस्तान वापस पहुंचा। 2000 में उसने जैश ए मोहम्मद बनाई और एक ही साल के बाद 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक किया, जो भी मूवी में दिखाया है। वही जैश ए मोहम्मद आगे जाके पठानकोट एयरबेस और उरी अटैक्स के लिए भी जिम्मेवार रहा। दूसरा रिहा होने वाला आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख भी वापस पाकिस्तान में ही जा ऑपरेट करने लगा और जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की किडनैपिंग और बीहेडिंग का जिम्मेवार था, जो पाकिस्तान में ही हुई थी। ये वीडियो इंटरनेट में बहुत सर्कुलेट हुई थी। और तीसरा रिहा होने वाला टेररिस्ट मुश्ताक अहमद जरकर, वो पीओके जा वहाँ पे फिर से अपनी ऑपरेशंस शुरू करने में लग गया। ये मैं नहीं, सिंपल गूगल सर्च बोल रही है। तो प्रोपेगेंडा ना धुरंधर मूवी के साथ साथ गूगल भी जला रहा है। हाँ, एक चीज है जो इंडिया ऑफिशियली कुछ और कहता है, जो मूवी में अलग दिखाया है, वो है ट्रांसफर ऑफ मनी टू दोस हाईजैकर्स। एज पर इंडियाज ऑफिशियल स्टेटमेंट, जीरो, no money was transferred to them. But if there is some reality behind this and we are not made of it officially, then I can't say. By the way, इस हाईजैक और अजीत डोभाल के कई सारे धुरंधर ऑपरेशंस के बारे में मैं अपनी अजीत डोभाल वाली और पाकिस्तान के भारत पे किए टेररिस्ट अटैक्स पे कई वीडियोस बना चुकी हूँ। आई विल शेयर द लिंक्स ऑफ दीज टू वॉच। नाउ बैक टू द मूवी धुरंधर। अगर ये मूवी पाकिस्तान के सारे कारनामों की बातें करने लग जाती, तो जो मूवी ऑलरेडी आपको 3.5 घंटों की खल रही है ना, वो लगातार देखते रहने से भी 3.5 दिनों में भी खत्म नहीं होती। तभी शायद मेकर्स कई सारी चीजें स्किप करके सीधा आए 26/11 नवंबर 2008 में। अब मैं 26/11 के बारे में क्या ही बोलूं। वो जो हमने इस मूवी से पहले लाइव टीवी पे अपनी आंखों से देखा है, जो हमने खुद लाइव देखा, सहा, वो प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ, हमारी वाया सी से उनके आदमी आने की इंटेल और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच होती बातें, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। ये सब हमने, मैंने,
आपने सामने होते देखा है। सो प्लीज डोंट इंसल्ट आवर मेन इन यूनिफॉर्म हु फॉट इन फ्रंट ऑफ आवर ओन आईज सेविंग अस बाय कॉलिंग देयर ब्रेवरी अ प्रोपेगेंडा। वो सब सच है। और साथ ही है एक और कड़वा सच कि कैसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स हमारी ही मीडिया की बेवकूफी यानी लाइव टेलीकास्ट ऑफ आवर ऑपरेशंस देख अपने को अंदर गाइड कर रहे थे। दिस वाज द बिगेस्ट ब्लंडर वी मेड देन एंड यस द मूवी डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम कॉलिंग दिस आउट टू। जो सब कुछ आपने और मैंने खुद होते देखा तो वो प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता। चलो अब 2611 से आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अदर सीन्स इन द मूवी। अर्जुन रामपाल एन ISI मेजर हमारे एक एजेंट को टॉर्चर करता हुआ दिखाया गया एंड टॉक्स अबाउट जियाउल हक्स डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। क्यों, आपको इस बारे में पता नहीं है क्या? अगर नहीं ना तो लानत है, क्योंकि ये उनकी डॉक्ट्रिन बिल्कुल सच है। आई स्पोकन अबाउट इट इन मेनी ऑफ माई प्रीवियस वीडियोस एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ इट कि कैसे 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान समझ गया था कि उनका हमारे साथ डायरेक्ट वॉर जीतना नामुमकिन है। तभी उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को अपनाया, प्रॉक्सी वॉरफेयर, उनका रास्ता, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स वाला। हाँ, उस सीन में मैंने आंखें जरूर बंद कर ली थी, क्योंकि जो टॉर्चर हमारे एजेंट पे होता दिखाया जा रहा था ना, वो देखा नहीं जा रहा था मुझसे। भगवान ना करे इतना दर्द किसी को भी सहना पड़े, चाहे वो किसी भी देश का एजेंट हो, चाहे इंडिया, इजराइल, यूक्रेन, रशिया, कोई भी हो, बिकॉज दैट इज इनह्यूमन, बट स्टिल दैट डजंट मेक इट नॉट ट्रू। चैप्टर 2, रियलिटी ऑफ बलूचिस्तान एंड रहमान द कैद। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिस बारे में मैं कई बारी बात कर चुकी हूं, बलूचिस्तान। पाकिस्तान का लार्जेस्ट एंड पुअरेस्ट प्रोविंस बट मोस्ट मिलिटराइज्ड, जहां मिलिट्री अपने ही लोगों के अगेंस्ट काम करती है। वो ना आजाद थे। 1948 में पाकिस्तान ने धोखे से उन्हें पाकिस्तान के साथ जोड़ा, जब से बलूचिस्तान अपनी आजादी की मांग कर रहा है। ये सच है। ये पूरी दास्तान मैं अपने बलूचिस्तान वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद आई कई इंसर्जेंसीज, लोग उठे अपनी आज़ादी की मांग करते हुए, जैसे नवाब नरोज खान जहरी, नवाब बुख्ती, नवाब मरी। इन सब पे भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देखिएगा ज़रूर। पर आप बोल सकते हैं कि ये सारे नवाब के जो लेट इंसर्जेंसीज थे वो तो थोड़ी बात पुरानी हो गई है, तो इस दौर की बात भी कर लेते हैं। जाफर एक्सप्रेस, याद है? पूरी की पूरी जो ट्रेन हाईजैक हुई थी। एंड व्हाट अबाउट द एब्डक्शन ऑफ डॉक्टर मेहरांग बलोच along with many students and activists? What about BRAS, BLA and their fight for freedom? ये तो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, रोज न्यूज में सुनने को मिल रहा है। तो इनकी आजादी की पुकार प्रोपेगेंडा कैसे? अब बात करते हैं रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की। यस, वो रियल में थे। ये सच है कि वो एक बलोच थे। ये भी सच है कि कई लोकल्स उन्हें मसीहा मानते थे, उन्हें रोजगार देने के लिए, उन्हें और जो गैंग्स हैं उनसे बचाने के लिए, कराची को सेफ काइंड ऑफ रखने के लिए, जिस कारण से उन लोगों के घर में ना चूल्हा जलता था। चाहे रोजगार गैर कानूनी ही क्यों नहीं था, लेकिन जो रोटी थी वो असल की थी। हाँ, रहमान लियारी का एक गैंगस्टर ही था, who ran extortion rackets, controlled gun routes and commanded armed men. लेकिन पीपल्स अमन कमिटी से लिंक और उनके पॉलिटिक्स में कदम, सब सच। रहमान और ISI के लिंक्स, कम ऑन, ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस वहाँ की मिलिट्री और ISI के पपेट्स हैं, वरना कौन ही हारी हुई जंग के बाद आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल प्रमोट हो जाता है। पर हाँ, एक चीज जो मूवी ने दिखाई जो सच्चाई से थोड़ी सी हटके है, वो है कि रहमान बलोच ने बलोचों के साथ मिलके उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, किसी इंसर्जेंसी या उनके कॉज में पार्टिसिपेट किया था। देखिए, पावरफुल बलोच होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे होंगे, जो काइंड ऑफ मूवी में हिंट किया गया है। इन रियलिटी वो एक गैंग लीडर थे जो पावरफुल और प्रॉफिट के लिए अपना काम करते थे। वो कोई नवाब जहरी, नवाब मरी या नवाब बुख्ती नहीं थे जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए शहीद हुए। फिल्म ने इन दोनों चीज़ों के फासले में थोड़ी सी जो डिस्टेंस है कम कर दिया है, पर ये कोई ब्लंडर या प्रोपेगेंडा नहीं है। दिस इज अ क्रिएटिव न्यूआंस एंड एंगल दैट द राइटर्स चोज। एक और क्रिएटिव लिबर्टी है जो क्रिएटर्स ने ली, वो थी रहमान डकैत का 26/11 अटैक के लिए वेपन्स अरेंज करना। हम सब जानते हैं कि उस अटैक के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था।
कोई एविडेंस नहीं है कि हथियार रहमान डकैत ने दिलवाए थे, दैट टू इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ आर ओन, आर एजेंट। ये सब मूवी के ड्रामेटाइजेशन के लिए है, लेकिन अगर मेकर्स के पास कोई इंटेल है जो हो सकती है, विच इज नॉट पब्लिक इंफॉर्मेशन, कि रहमान डकैत वाज इन्वॉल्व्ड, then I don't know. About our agent being present there, obviously, we will never reveal or publish the fact about our agents ever. Compromise थोड़ी करेंगे हम उन्हें। पर अगर वेपन सप्लाई में रहमान का हाथ होना सच है तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि भारत में बलोच आवाम के लिए बहुत हमदर्दी है। तो अगर सच में ही उसी मिट्टी से पैदा हुए किसी का हाथ 2611 के पीछे था, that will be heart breaking. बारिंग दिस सब कुछ मुमकिन है और होगा। रहमान के आईएसआई से दोस्ती क्यों नहीं? आखिर पाकिस्तान, आईएसआई और वहां की सरकार या पॉलिटिशियंस और तो और इवन सब एक ही तो हैं। इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट, सो वेयर इज द प्रोपेगेंडा? नाउ कमिंग टू रहमान्स डेथ। जी, ये ड्रामेटाइज की गई है हमारे एजेंट के हाथों उनकी पुलिस से मिलके, पर इसमें भी थोड़ी सी सच्चाई है, क्योंकि असलियत में वो मारे गए थे एक पुलिस एनकाउंटर में। और उसका क्या, हमजा हमारा एजेंट, उसके बारे में मैं अगले चैप्टर में बात करूंगी पूरी डिटेल में। चैप्टर 3, हमजा रिप्रेजेंटिंग रियल लाइफ हीरोज। हमजा यानी मूवी धुरंधर के ऑपरेशन धुरंधर का कैरेक्टर रणवीर सिंह, जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, ये कह के कि ये अनरियलिस्टिक है कि एक सिंगल आदमी इतना डीपली इंसर्ट नहीं हो सकता, इतना कुछ पता नहीं कर सकता। यू नो व्हाट, हो सकता है, कर सकता है, एंड हिस्ट्री हैज एविडेंस। लोग तो ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस ऐसे काम ही नहीं करती। अच्छा, तो काम कैसे करती है? उनकी कोई हैंडबुक होती है क्या, डूज एंड डोंट्स वाली, जो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर अस एंड फॉर एनिमी टू रीड? हद है। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस ना, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर डन एंड दे हैपन। हाँ, मे बी एक ही हमजा के जरिए नहीं, कई सारे हमजा के जरिए। जो ये कैरेक्टर है ना, वो है रिप्रेजेंटेशन हमारे स्पाई नेटवर्क की, जिस नेटवर्क के बारे में मैं इस चैनल पे बात कर चुकी हूँ। जैसे वो इंसान जिसके बारे में मैं कभी बोलना बंद नहीं करूंगी, रविंदर कौशिक। भारत ने जिन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया, लेकिन मेरे हिसाब से इन्हें कभी इनका ड्यू नहीं मिला, ना हमारे देश से, ना हम देशवासियों से। रविंदर कौशिक कोई सोल्जर नहीं थे, वो एक थिएटर आर्टिस्ट थे, जिन्हें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने आइडेंटिफाई कर ट्रेन किया और पाकिस्तान में इंसर्ट किया एज नबी अहमद शकीर। रविंदर ने पाकिस्तान जाके पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की एज एन ऑफिसर, एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की बेटी से शादी भी की, एक बच्चा हुआ, गृहस्थी संभाली, और इस पूरे वक्त वो एज अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर काम कर रहे थे भारत के लिए सालों तक। वो वहाँ की मिलिट्री इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचाते रहे, सैल्यूट है उन्हें। वो पकड़े गए अपनी गलती के कारण नहीं, हमारे एक और एजेंट की गलती के कारण। रविंदर कुल मिला के 18 साल पाकिस्तान जेल में रहे। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अपनी रिहाई के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने की रिक्वेस्ट की। पर इस जासूसी दुनिया का एक रूल है, अगर आप पकड़े गए तो आप अकेले हैं। तो बस वैसे ही अकेले उन्होंने उसी पाकिस्तान जेल में अपना दम तोड़ दिया। प्लीज़ उन्हें अपना सलाम ज़रूर दें, जो आप कर सकते हैं उनके बारे में जान के, चाहे मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए, चाहे कहीं और से, पर उनके बारे में जानिए ज़रूर। दुश्मन देश में अपने ही देश भारत से अजनबी की तरह रहने वाले रविंदर अकेले नहीं थे, और भी थे, जैसे कश्मीर सिंह, एक और इंडियन सिविलियन, जिन्होंने कुछ 34 इयर्स पाकिस्तानी जेल में काटे, 2008 में डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट से रिहा हुए। फिर है हमारे अपने अजीत डोवल। क्यों हैरान हो गए? अजीत डोवल, NIA एंड अ स्पाई। मैं आपको इनकी सारी गाथा यहाँ नहीं बता सकती, फॉर दैट यूल हैव टू वॉच हिज वीडियो दैट आई मेड ऑन हिम। क्या क्या ही नहीं किया उन्होंने हमारे देश के लिए बियॉन्ड जस्ट बीइंग अ स्पाई। लेकिन अभी के लिए जो जानना ज़रूरी है वो है उनका स्पाई वाला अवतार। हुआ ये कि 1970s में हमें यह खबर मिली कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा हुआ है। हिंदुस्तान को इसकी कॉन्फर्मेशन चाहिए थी। अजीत डोवल, जो वहाँ इंसर्ट हुए थे, कई साल पाकिस्तान में रहे थे, नो नॉट एज अ डिप्लोमैट बट एज एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी सिविलियन। वो कभी मजदूर बने तो कभी व्यापारी और कभी भिखारी बन के वो हाई सिक्योरिटी एरियाज में मिलते न्यूक्लियर बेस की जानकारी प्राप्त करने के लिए।
बट ऑब्वियसली उन्हें न्यूक्लियर प्लांट में कौन ही अंदर जाने दे रहा था, बट ही हैड टू फाइंड अ वे, व्हिच ही डिड। उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट अक्सर वहां के आसपास के नाई की दुकान में अपने बाल कटाने जाते हैं, तो बस वहां जाके डोवल ने अपने देश के लिए वो उठाया जिसने कई सवालों के जवाब दिए। वो थे वहां के साइंटिस्ट के कटे हुए बाल, जो सीक्रेटली इंडिया भेजे गए, जिससे हमें पता चला कि उनमें कितना और किस टाइप का रेडियो एक्टिव एक्सपोजर था। और ऐसे हमें पाकिस्तान में बनते हुए न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी मिली। फिर हैं मेजर मोहित शर्मा, एन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मीज पैरा स्पेशल फोर्सेस। उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, लेकिन कश्मीर में अपना भेस बदल के टेररिस्ट के घर की दहलीज जरूर क्रॉस की। वो कुछ वक्त के लिए उन्हीं का बन वहां पे जाते थे, इंटेलिजेंस गैदर करते थे और फिर लौट आते थे, जिसकी हेल्प से इंडियन आर्मी एक्शन लेती थी। In one such counter-terror operation in 2009 in Kupwara, Major Sharma gave the supreme sacrifice for our country. He was decorated with Ashoka Chakra. और आप ना भूलो, इंडिया के वांटेड लिस्ट के लोग कैसे दूसरे देशों में अननोन गनमैन के हाथों मारे जाते हैं। They could be one of us, or one of our hired, or actually one of them as well. उनके ही लोग, समझाती हूँ। स्पाइस या एजेंट वो हैं जो हमारे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस की यूनिट एक और चीज करती है, वो है वहां के लोगों को अपनी तरफ कन्वर्ट। सोचो, किसी पाकिस्तानी को किसी कारण कन्विंस कर दिया जाए कि वो भारत के लिए काम करे, तो वो पाकिस्तानी होके हमारे बन गए एसेट्स। ये भी होता है। तो हाँ, जाहिर है हमजा जैसे एक आदमी का सब जगह होना मुमकिन नहीं है, लेकिन कई सारे हमजा का तो होना मुमकिन है ना, जो इस मूवी में भी दर्शाया है। बताती हूँ। याद है मोहम्मद आलम, वो जूस वाला, वो भी तो एक इंडियन एजेंट ही था, और उसने हमजा को बताया भी था कि कैसे हमारा एक और एजेंट एक गैंग में एंट्री ले चुका है, लेकिन रहमान के गैंग में लेना मुश्किल है। तो ये 3 और एक वो जो ISI टॉर्चर कराता हुआ दिखाया गया। 4 एजेंट्स तो मूवी में ऑलरेडी दिखा दिए ना। और जब वाया सी के अटैक होने की इंटेल इंडिया में आई, तो कई सारे सोर्सेज से आई थी, यानी इतने सोर्सेज थे पाकिस्तान में। अब कहानी सबकी थोड़ी दिखाएंगे, एक की उन्होंने दिखा दी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे हजारों हमजाओं को। यू नो व्हाट, वो सारे हमजा आज भी जी रहे हैं वहां, कई सारे दुश्मन देश में हमारी सेफ्टी के लिए। तो प्लीज उन्हें इंसल्ट ना करें, उनके काम, रिस्क और सैक्रिफाइस को एक प्रोपोगेंडा कह के इंसल्ट ना करें। चैप्टर 4, वायलेंस, गोर एंड इस्लामोफोबिया। चलो अब कुछ फैक्ट्स एक्नॉलेज करते हैं। हाँ, धुरंधर में वायलेंस है। हाँ, कुछ सीन्स डिस्टर्बिंग हैं। मैंने भी कई सीन्स में अपनी आंखें बंद कर ली थी या फिर मुंह फेर लिया था। तो हाँ, द गोर फॉर सम ऑफ अस कुड बी एक्सेसिव, पर ये सिनेमा है, डॉक्यूमेंट्री नहीं। फॉर सिनेमैटिक इफेक्ट एंड एंटरटेनमेंट मेक अस डू एग्जैजरेट थिंग्स। अब जब गेम्स ऑफ थ्रोन में माउंटेन ने ऑब्रियन की आंखें अपने अंगूठे से धसा दी थी, तो यही जनता सीन की तारीफों के पुल बांध रही थी। या फिर क्लोज टू अस, गैंग्स और वसैपुर या एनिमल जैसी मूवीज ने जब ब्रूटैलिटी नॉर्मलाइज और रूटीन बना दी थी, तब तो जनता ने उसे सिनेमा का क्रिएटिव टर्निंग पॉइंट बुलाया था। तो इस बारी क्या हो गया, आई विल टेल यू। क्योंकि हम जानते हैं कि GOT या बाकी मूवीज में जो दिखाया है वो फेक किंगडम्स और मनगढ़ंत कहानियां हैं, पर धुरंधर ये रियलिटी की रिफ्लेक्शन है, विच वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट बिकॉज एक्सेप्टेंस इज स्कैरी। बट व्हाट अबाउट द मूवी बीइंग इस्लामोफोबिक? इस पे अब मैं क्या ही बोलूं। सच तो ये है कि इस मूवी में रिलीजन का, किसी भी रिलीजन का जिक्र तक नहीं है, लीव अलोन स्प्रेडिंग हेट टुवर्ड्स और बाय एनी रिलीजन। इस्लाम कहां से आ गया यहाँ पे, या कोई और धर्म? The film never mentions Islam. It does not frame violence as religious duty. It never attacks any belief. What it shows is Pakistan, and this distinction matters. पाकिस्तान ना एक असल की कंट्री है जहाँ की 96% पॉपुलेशन तकरीबन मुस्लिम है। तो अगर वहाँ की बेस्ड मूवी चाहे वो भारत बनाए या जापान या खुद पाकिस्तान, वहाँ की जनता ऑब्वियसली मुस्लिम ही दिखाएंगे ना। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट्स अ सिंपल सेंसस फिगर। तो हाँ, वहाँ के गैंग्स, आम जनता, गली मोहल्ले, एक्सेंट, आइडेंटिटीज सब वहीं की असल यानी रियलिटी ही दिखाएंगे।
अब लियारी की कहानी है तो वहाँ के लोकल गैंग्स या फिर पाकिस्तान के आईएसआई के अफसर, उनके पॉलिटिशियंस, जैन्स, हिंदू, सिख्स और क्रिश्चियन तो नहीं होंगे ना। दिस इज ज्योग्राफी, नॉट आइडियोलॉजी। कॉलिंग इट इस्लामोफोबिया इज इररिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज अ प्रोपेगेंडा। चलो एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मानो कि हमने मार्स में, जी मार्स, वहाँ पे लाइफ डिस्कवर कर ली, तो जब हम वहाँ के वासियों के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें मार्शियंस ही बोलेंगे। अब उन्हें अर्थलिंग तो बोलेंगे नहीं, तो उन्हें हर वक्त मार्शियंस ही बुलाना दैट वोंट बी मार्सोफोबिया, राइट? तो पाकिस्तान में सिचुएटेड मूवी में आप कहाँ से हिंदू, बुद्धिस्ट या क्रिश्चियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो? I'll tell you what phobic this movie is. It is phobic. It is Pakistan's attack on India phobic. It's ISI partnering with terror group phobic. It's gang and mafia phobic. But no. ये सब साइड कर आप अपना एजेंडा चलाने के लिए यहाँ भी धर्म बीच में ले आए, जहाँ धर्म का कोई वास्ता ही नहीं है। तो अगर सब सच्चाई है तो ये मूवी इतनी डेंजरस क्यों दिखाई देती है? I'll tell you. Because it exposes Pakistan-led terrorism, its connection to ISI, the full machinery of it, unapologetically. लुक्का छुपी में नहीं, खुल्लम खुल्ला बोला है सब, जो है वो दिखा दिया। हाँ, एक और स्केरी पीस है, हमारी 500 रुपीस की करेंसी प्लेट्स वाला। देखो, ये तो हमने फर्स्ट हैंड भुगता है। पाकिस्तानी 500 के नकली नोट की लहर हम सब ने देखी हुई है। जब दुकान वाले 500 के नोट्स एक्सेप्ट नहीं करते थे और कह देते थे कि पाकिस्तानी नकली नोट है मार्केट में और असल और नकल के बीच अंतर करना मुश्किल। इट वॉज अ नेशनल सिक्योरिटी डिजास्टर। मूवी में दिखाया कि इन प्लेट्स का पाकिस्तान पहुंचाने के पीछे एक इंडियन पर्सनालिटी का हाथ था। हम सब जानते हैं कि ये शक की उंगलियां किस पे उठाई जाती हैं। लेकिन भारत ने क्या किया? तब की सरकार ने, आगे आने वाली सरकार ने या आज की सरकार ने? अगर ये सच है तो हमने उस देशद्रोही, द वन हु कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी, उससे आज तक पनिश क्यों नहीं किया? चुप क्यों रहे? बात दबा क्यों दी? क्यों? इन्हीं मुश्किल सवालों के कारण इस मूवी को प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। जहां जवाब ना हो, इल्जाम लगा दो। वाह, क्या खूब स्ट्रैटेजी है। मत करिए ये, क्योंकि धुरंधर कोई हेट्रेड की कहानी नहीं है। ये मुसलमानों या इस्लाम की भी कोई कहानी नहीं है। किसी धर्म से तो इसका वास्ता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और वहां से उठते आतंक की कहानी है। There is no propaganda and lies in the movie. There could be some exaggeration. वो क्रिटिसाइज करने हैं तो कर लो, लेकिन रियल तो आज के रियलिटी शोज भी नहीं होते। एग्जैजरेशन नहीं देखनी तो डॉक्यूमेंट्री देख लो। वहाँ हवा में कलाबाजी खाने वाले हीरोज नहीं होते। वहाँ रजनीकांत जैसे फाइट सीन्स और अदाओं वाले सीन्स भी नहीं होते। वहाँ कोई एक तारा सिंह पूरे पाकिस्तान को हराने वाला अकेला नहीं होता। लेकिन एक बात गांठ बांध के आप मेरी मान लीजिए, अगर सच्ची मायने में आपको पाकिस्तानी टेररिज्म वाली कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल गई ना, तो इस मूवी से भी ज़्यादा होश उड़ जाएंगे आपके सच्चाई देख के। सच तो ये है कि मूवी ने दिखाया तो सच है। अगर किसी को वो सच्चाई बताने के तरीके से तकलीफ है तो सच्चाई डिसोन कर देंगे क्या? कमाल है। यू टेल मी, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? व्हाट डू यू थिंक ऑफ पाकिस्तान इन इट्स लेड टेररिज्म, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया एंड ISI's इन्वॉल्वमेंट इन इट ऑल? कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लौट के ज़रूर आइएगा। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।